हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम डिस्कस करेंगे इमेंसिपेशन के बारे में। आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं जिसमें हम फ्रीडम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आज़ादी, मुक्ति, लिबर्टी, फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज, ये सब सारे टर्म्स आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है। सबका बोल सकते हो, होमोनिम्स कह सकते हो आप इन्हें, या फिर आप कह सकते हो पर्यायवाची जिसे हम कहते हैं, राइट। So the point is that these all words are similar to them, similar to each other. But the point is that ki what differentiate it is that the different scholars which define it in a different manner. तो इमेंसिपेशन अगर हम देखें तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये इमेंसिपेशन से रिलेटेड है। मार्क्सिस्ट का जो आइडिया होता है ये भी इमेंसिपेशन से रिलेटेड होता है। इमेंसिपेशन को एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो मुक्ति, ठीक है, मुक्ति हम कह सकते हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट, लिफ्ट अपलिफ्टमेंट, ये सब भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। किसी इंसान को, कोई गरीब इंसान है, उस पे देयर आर सम शेकल्स ऑफ पॉवर्टी, देयर आर सम शेकल्स ऑफ पॉवर्टी, एंड आप जब वो शेकल्स को रिमूव कर दोगे, उसको इमेंसिपेट करोगे, एम्पावर करोगे, दैट इज नोन एज इमेंसिपेशन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So it is a very wider concept again, and it has been defined differently by different scholars, thinkers, writers, theorists, ठीक है। तो इमेंसिपेशन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के साथ भी अन्याय ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा। और एम्पावरमेंट यानी कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उसको आप कहीं ना कहीं इमेंसिपेट करिए। देखिए, अगर हम बात करें कि गांधी जी की, तो गांधी जी ने दो लोगों के बारे में, एक तो अनटचेबल्स जो है उनको मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में इंक्लूड करने की बात की, और एक विमेन के एम्पावरमेंट की बात की। सो दीज टू सेक्शन सोसाइटी के साथ गांधी जी ने कहा कि नहीं, एम्पावर करने की ज़रूरत है। वैसे ही उससे पहले बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वर्क फॉर द केस ऑफ चाइल्ड जो मैरिज होती थी उसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काम किया। राजा राम मोहन रॉय ने जो हिंदू सोसाइटी में सती सिस्टम, सती प्रथा चली आ रही थी, जिसमें विमेन को, आपको पता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी इज बीइंग सेट ऑन द सेम पाइल्स एज हर हस्बैंड एंड शी इज बर्न्ड अलाइव। तो वो सिस्टम जो है, सती प्रथा जो है, जिसमें विमेन को जिंदा जला दिया जाता था, उसके खिलाफ राजा राम मोहन ने जो मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई। साउथ अफ्रीका में आपको पता है नेल्सन मंडेला जी ने और गांधी जी ने, दोनों ने मिलकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम किया। पंडिता रामाबाई, सरोजिनी नायडू, सुजीता कृपलानी, कमला नेहरू, एनी बसंत, दीज वर द women who are very much involved in empowering people from all section and classes of society, ठीक है। So because there are some historically marginalized section, ठीक है। So what happen is that कि women अपने आप में एक marginalized section के रूप में feminist जो है इसको देखते हैं, ठीक है। अगर feminist के लिए अगर हम empowerment देखेंगे या emancipation देखेंगे, तो it is the conception कि women को empowerment करने की ज़रूरत है। Similarly अगर हम देखेंगे in the context of different social reformer, तो जो social reformer जिस social group को target कर रहा है उसके emancipation की वो बात करेगा। एम्पावरमेंट, अगर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन राइट्स में अनलिमिटेड एक्सेस टू राइट्स होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल स्टेट्स ने बहुत सारे जो है काम किए हैं, ऐसे लॉज बनाए हैं ताकि ह्यूमन राइट्स वॉलेशन ना हो। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वैसे थी कि ह्यूमन राइट्स वॉच आपको पता है होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये सब अपना काम करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत हद तक लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या की जाती है कि कोई भी सेक्शन सोसाइटी का जो है, वो वनरेबल सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इमेंसिपेशन का बेसिक आइडिया ये होता है कि हर इंडिविजुअल जो भी सोशल कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी सेक्स, कोई भी क्लास, कोई भी क्रीड, कोई भी रिलीजन, कोई भी प्लेस ऑफ ओरिजिन का हो, उसे एम्पावर करना, स्ट्रेंथन करना एक ऐसे वीक इंसान को जो पावरलेस है। ये जो है मेन आइडिया है एम्पावरमेंट का, मेन आइडिया है इमेंसिपेशन का। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो इनक्वालिटी सोसाइटी में है उसके खिलाफ आपको लड़ना है और राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना है। सो द कॉन्सेप्ट, द एरेना ऑफ इमेंसिपेशन और एरेना ऑफ एम्पावरमेंट इज टू वाइड, too wide. It consists of everything. It consists of rights, it consists of empowerment, it consists of basic resources लोगों तक पहुंचाना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लिबर्टी से किस तरीके से अलग है।
लिबर्टी इज प्राइमरली डीलिंग विद द आइडिया कि यू हैव टू बी फ्री, एवरीवन इज फ्री, बट इमेंसिपेशन इज डीलिंग विद द आइडिया कि एवरीवन हैज टू बी एम्पावर्ड. दैट इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया. तो दोनों भी आइडियाज बहुत डिफरेंट है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमेंसिपेशन. अब अगर हम इंडिया के कंसिस्टेंस में बात करें, देखिए एम्पावरमेंट का एक और आइडिया ये है कि इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस. एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस यानी कि जब आपको कहा जाता है कि आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप पहले खुद की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, राइट. इफ इट इज़ बिकॉज आप आई को पहले रखते हो देन वी. एम्पावरमेंट ऑफ आई इट मीन्स दैट कि आपके क्या राइट्स है, मेरे क्या अधिकार है. तो ये एक थोड़ा सा सेल्फिश आइडिया भी है अगर आप इस तरीके से सोचें. उसके अलावा एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इट इज़ नॉट अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट. मतलब ये बहुत वाइड ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको यही बताया. आपके लिए एम्पावरमेंट कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए एम्पावरमेंट कुछ और हो सकता है. तो देखिए एम्पावरमेंट, इमेंसिपेशन, मुक्ति एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, लिबर्टी, आज़ादी, ये सब वेग है. ठीक है, वेग इन द टर्म्स दैट कि इसमें कोई बोलते हैं ना स्पेसिफिसिटी नहीं दी गई है कि क्या है क्या नहीं. यहाँ पर इमेंसिपेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर पर्सन को जिस भी तरीके का एम्पावरमेंट की ज़रूरत है वो उसे मिले. एक पुअर पर्सन क्या चाहेगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो. ठीक है, एक वेल्दी पर्सन क्या चाहेगा कि कंट्रोल इकोनॉमी पे मिले. एक अनएम्प्लॉयड पर्सन चाहेगा कि एम्प्लॉयमेंट मिले. एक एम्पावरमेंट जो एक पर्सन के लिए जो विलेज में रह रहा है वो चाहेगा कि मुझे अच्छा रोड, इलेक्ट्रिसिटी मिले, ट्यूबवेल मिले. एक पर्सन जो सिटी में रह रहा है वो चाहेगा कि मुझे अच्छे मेट्रो वगैरह सब मिले. चाइल्ड के लिए एम्पावरमेंट ये रहेगा कि उसके पास टॉयज रहे. एक एक्सीडेंट विक्टिम ये चाहेगा कि उसे इमीडिएट मेडिकल एड मिले. तो हर पर्सन के लिए एक एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग रहेगा. तो एम्पावरमेंट जो है एक कॉन्सेप्ट की तरह इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू नाइला कबीर बताती है, आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्कॉलर ही और शी. सो द पॉइंट इज दैट ये बताते हैं कि expansion in people ability to make strategic life choices. Expansion in people ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them. तो एक इंसान की, अगर इंसान को पहले कुछ राइट नहीं मिला था कि वो अपनी लाइफ की कुछ चॉइसेस क्रिएट कर सके, लेकिन अब उसकी चॉइसेस उसको जो है एक्सपांडेड हो गई है. जैसे कि देखिए इंडिया के कंटेक्स में जो अनटचेबल्स नहीं कहना चाहिए, जो लोअर कास्ट पीपल थे, लोअर कास्ट इन द सेंस दैट कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी चली आ रही थी इंडिया में हज़ारों सालों से, ठीक है, उसमें ये था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. तो जो शूद्रा और शूद्रा के बाहर जो एक फोल्ड है जो आउटकास्ट माने जाते हैं, तो इन्हें दे वर नॉट गिवन द राइट टू एक्सेस द वाटर. ठीक है, उन्हें जो कॉमन वेल होते हैं, कॉमन ट्यूबवेल्स होते हैं, उसे एक्सेस करने का राइट नहीं था. इनके साथ जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा डिटोरिएटिंग थी दैट एनिमल्स की कंडीशन भी इनसे कहीं ज़्यादा बेटर है. द रीज़न बीइंग कि एनिमल्स को भी आप हाथ लगाते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, यू लव लाइक अ डॉग और अ कैट, यू पैट देम. बट इनके साथ ऐसा होता था कि दे हैज़ टू ड्रॉप जब वो आते हैं विलेज में तो उनको ड्रॉप करना पड़ता था कुछ स्टोन के बताने के लिए हम आ रहे हैं. एंड इट हैज़ बीन मेंशन्ड, इब्न बतौता जब ट्रैवल करने के लिए इंडिया में आए तब भी ये चीज़ मेंशन थी. एंड हर्षवर्धन के टाइम पे आप देखेंगे ज़ुआंगज़ैंग जो है ट्रैवल किए थे इंडिया में, वो भी तब भी ये चीज़ प्रेवलेंट थी. तो अगर हम ये कहें कि कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में नहीं था या अनटचेबिलिटी इंडिया में नहीं थी एंशिएंट इंडिया से, तो इट वुड बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू बी डिक्लेयर्ड. तो आपको सारे एंशिएंट टेक्स्ट जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं उन्होंने खुद ये मेंशन किया है कि अनटचेबल्स वेर ट्रीटेड इन अ मैनर कि इन्हें जो है सोसाइटी से पूरी तरीके से बाहर रखा जाता था. एंड दे वेर एक्सप्लॉइटेड इन अ सेंस कि उनसे मीनियल जॉब्स करवाई जाती थी. ठीक है, ऐसी जॉब्स जो आप कहीं जैसे कि ह्यूमन स्कैवेंजिंग है, ऐसी जॉब्स. और अभी तक की ये चीज़ें चलते आ रही है. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली abolished. Although it has been abolished in the constitution, but it has not been abolished in practice. आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हो, so there has been various instances from different parts of the country where people has been denied their opportunity कि वो पार्टिसिपेट करें पब्लिक स्पेस ऑफ लाइफ में ड्यू टू देयर ओन कास्ट या रिलीजन ऑल्सो समटाइम्स. तो ये एक चीज़, एक मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि इंडिया में एम्पावरमेंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन इंडियन सोसाइटी, इट वॉज फॉर द लोअर कास्ट पीपल.
तो जब लोगों की एबिलिटी को आपने इन्हांस किया कि उनकी लाइफ की चॉइसेस बढ़े, वो नए चॉइसेस जो है, उनके पास चॉइसेस ही नहीं थी लाइफ में, दे हैड लिमिटेड चॉइसेस कि उनका मतलब कहते हैं ना धोबी का बेटा धोबी बनेगा। सो दैट वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दैट वाज द हेरिडिटरी सिस्टम जो इंडिया में चला आ रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करके जो हमने ये जो सिस्टम लेकर आए हैं, इससे क्या हुआ, लोगों का इमेंसिपेशन हुआ। अब देखिए ऑन थ्योरेटिकली तो इमेंसिपेशन हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली कितना हुआ वी नेवर नो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इमेंसिपेशन का डेफिनेशन क्या है। एमएस लेजो बताते हैं एम्पावरमेंट इज अ मूविंग स्टेट, मतलब एक मूविंग स्टेट है एम्पावरमेंट। ये वेरीज करता है इन डिग्री ऑफ पावर। जैसे कि एक इंसान जो है उसके पास जैसे जैसे पावर बढ़ते जाती है उसका एम्पावरमेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस, और जितना पावर एक इंडिविजुअल को मिलेगा वो मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर पावर की जब बात हो रही है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन आ सकता है कि पावर इज समथिंग एसोसिएटेड विद समथिंग नेगेटिव, बट यहाँ पर वो बात नहीं की जा रही है। देखिए पावर इट इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म इन इटसेल्फ। अगर आपके पास पावर है कि आप अपना खाना खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास पावर है, तो यू आर पॉजिटिवली पावर, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव पावर, ना कि नेगेटिव पावर। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे कि जो रोलैंड्स बताते हैं एम्पावरमेंट मतलब ये कि लोगों को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना, जो अर्लियर डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सब लोगों का इक्वल से हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वैसे ही मैक वाटर बिलीव करते हैं एम्पावरमेंट क्या है। एम्पावरमेंट मतलब ऐसी प्रोसेस है जैसे लोग जो पावरलेस थे अब अपनी पावर को समझ के जो है अपनी रीजन एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं। दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फॉर मैक वाटर। अब देखिए देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट ऑल्सो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट। इट इंक्लूड्स द एम्पावरमेंट लाइक सोशियो, देखिए एम्पावरमेंट एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, और इसको अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं। एंड दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड जेंडर एम्पावरमेंट। और ये सारे तरीके के सारे तरीके के एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर तरीके का एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए, चलिए आपको वोट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिकली कोई राइट्स नहीं है। अगर आपको सोशल पॉलिटिकल राइट्स दे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए, सोशल में आपको सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, आपको चलेगा नहीं चलेगा। सोशल राइट्स भी आपको चाहिए, लीगल राइट्स भी चाहिए, जेंडर एम्पावरमेंट भी आपको चाहिए। सो ऑल द टाइप्स ऑफ राइट्स यू रिक्वायर, ठीक है। वन राइट्स कैन नॉट बी कंपनसेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ एनी अदर राइट्स। नाउ देर आर डिफरेंट प्रोविजंस एसोसिएटेड विद इट। फर्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट के अंदर आप देखेंगे कि इंसान को सोशली एम्पावर करना, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना। कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे आर्टिकल 15 कहता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन का, जेंडर, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 23 और 24 आपको पता है किस चीज़ के लिए, इट इज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। 24 में जो है वो चाइल्ड के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, जैसे कि कोई भी पर्सन जो चाइल्ड है बिलो ईयर्स 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और एनी हजार्डस वर्क, ठीक है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन और रिलीजन प्रैक्टिस करने का आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के दिया गया है। उसके बाद माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए आर्टिकल 29 दिए गया है। तो ये सब चीज़ें जो है सोशल एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है। एस सी एस टी का जो मतलब एस सी एस टी का आप देखेंगे कि जो एट्रोसिटीज़ उनके खिलाफ हो रही थी, उसमें 1989 में एक एक्ट पास हुआ, एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो 1989 का एक्ट है। उसके बाद राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी पास हुआ, 2002 में पास होता है। आई डोंट नो यार 2009 क्यों लिखा गया है। मीन द राइट वॉज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, राइट टू एजुकेशन के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है, थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, योर राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन और सीट्स का रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इस बेसिकली इंक्लूड किया गया है कि रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है इसे आपको कम करना है, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि एटलीस्ट हर इंसान अपने घर वालों के लिए कमा सके, ठीक है, और हर इंसान अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सके। तो आर्टिकल 16 जो परमिशन देता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस रहेगी उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और वैसे ही आर्टिकल 41
ये कहता है कि आपको राइट टू वर्क मिलेगा। आर्टिकल 42 ये कहता है कि जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क। अब एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा दूँ, आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट है, यानी ये जस्टिसिएबल है। लेकिन ये आर्टिकल 41 जो है ये पार्ट है डीपीएसपी का, ये जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम सब ये सब चीज़ें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब हम सीजीडीआई में पढ़ लेंगे। राइट टू जस्ट कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल 42 में है। ट्रेड और यूनियंस को ऑर्गेनाइज करने का काम 43 में है। और ट्रेड को प्रमोट करने का काम, ये सब भी चीज़ें जो है ये भी चीज़ें 43 में इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एक्ट जो है टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट पास करते रहती है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करते रहता है। लीगली भी आप एम्पावर्ड है इन द सेंस कि आप लीगल सिस्टम को यूज़ करके अपने राइट्स को इन्फोर्सेबल करवा सकते हो बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, आप जाके जो है स्टेट में क्लेम कर सकते हैं राइट टू इक्वालिटी। सारे राइट्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू, आपको बताया जा रहा है कि लीगली आपको कौन से राइट्स एम्पावर कर रहे हैं। जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अभी हमने जो इतने सारे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बहुत सारे राइट्स पढ़े थे कि राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि आपको कन्विक्शन होता है तो आपको क्या क्या आपके पास राइट्स होते हैं, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव रूलिंग, तो ये सब हमने पढ़ा था। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30, तो ये सब चीज़ें। और अगर आपको कोई भी आपका राइट वायलेट करता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अपील कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 39 जो है फ्री एंड इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने का काम को प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो है एक जस्टिसिएबल आर्टिकल नहीं है, देखिए ये डीपीएसपी है, ठीक है। तो दिस हैज़ टू बी मेंशन्ड। Similarly, gender empowerment. So, gender empowerment is primarily concerned with the inequalities which exist in the society with the regard to men and women. So, women has to be treated with par with the men. ठीक है, तो women को empower करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए। देखिए सबसे ज़्यादा जो पास किए गए थे विद रिगार्ड टू women, बट द थिंग इज दैट कि अभी तक के उसके इफेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कुछ समझे, सबसे पहले तो इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट 1956, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। देखिए जो हिंदुइज्म सोसाइटी है उसमें डाइवोर्स का परमिशन नहीं दी जाती थी, ठीक है, तो इसलिए डाइवोर्स एक्ट पास किया गया दैट पर्सन कैन गेट डाइवोर्स। ट्रैफिकिंग पहले जो है होती थी विमेन की, अभी भी होती है, ठीक है, अल्दो देयर इज अ लॉ, ठीक है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज का जो प्रथा है वो आपको पता है। वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके रिगार्डिंग है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, उसके रिगार्डिंग एक्ट है। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, राष्ट्रीय महिला कोष, जननी सुरक्षा योजना, लाडली स्कीम, महिला समृद्धि योजना। और आप देखेंगे स्कॉलरशिप भी विमेन को बहुत सारी मिली गई है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये सब विमेन के राइट्स के लिए काम करती है। अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 33% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है विमेन के लिए, ठीक है। तो जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए प्रोवाइड किया गया है। उससे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आप देखेंगे कि 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड था लोकल बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। बट अब ये जो है क्या कहते हैं कहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, इन दी नेशनल असेंबलीज ऑल्सो, नेशनल एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पास की गई है। देयर हैज़ बीन मेनी लॉज विच हैज़ बीन पास फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट द पॉइंट इज दैट कि इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की कमी होने की वजह से देयर इज़ अ लैक ऑफ, still the women are deprived section of society। ली एच स्टेपल्स बताते हैं कि दो तरीके के एम्पावरमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, एक होता है कलेक्टिव एम्पावरमेंट। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट यानी और सी बात है, एज अ नेम सजेस्ट कि इंडिविजुअल कहीं पर भी हो उसके लिए एम्पावरमेंट करना इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होगा। एंड कलेक्टिव एम्पावरमेंट इज बेसिकली जहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल दूसरों का, मतलब सब लोग एक दूसरे का मिलके एम्पावरमेंट कर रहे हैं, कलेक्टिव एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज ये लोग शेयर कर रहे हैं और आपस में आकर जो है एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। अब ये तो हो गए कि देर आर वेरियस डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट। अब बात हो गई कि एम्पावरमेंट करने के तरीके क्या हैं, तो देर आर डिफरेंट वेज टू एम्पावर पीपल। आप उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, इससे लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। आप जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट कि आपको पढ़ाने का एक मकसद होता है, ठीक है। हर एक इंसान का
एक एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी एक मकसद होता है। तो द पॉइंट इज़ दैट कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके आपको एक रिसोर्सफुल पर्सन बनाना है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हो। ये चीज़ जो है मेरा मकसद है और हर टीचर का मकसद होता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए, जिससे आप इस कंट्री के जो है फ्यूचर है। और आपको सिर्फ ये काम नहीं है कि आप रट लिए और एग्ज़ाम दे दिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने खुद के भी लाइफ में गोल्स अचीव कर पाए और आपकी सोसाइटी के अंदर भी आप प्रोग्रेस कर पाएँ। क्योंकि एक इलिटरेसी जो है ना आज के टाइम पे, देखिए पहले के टाइम पे इलिटरेसी एक बर्डन और कर्स नहीं होता था। समझिए बात को, लोगों के अंदर जो है ना जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना जो समाज में, वो बहुत होती थी। तो इलिटरेट पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता था, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे आर यूजुअली इलिटरेट, ठीक है। तो वो बहुत कुछ कर पाते थे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि इलिटरेसी एक कर्स और बर्डन बन चुका है, ठीक है। क्योंकि आजकल हर जगह आपको एजुकेशन इतना वाइड स्प्रेड हो गया है कि अगर आपको मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में रहना है, यू मस्ट बी लिटरेट। जितना आप ज़्यादा एजुकेट रहोगे उतना ज़्यादा आप नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और लोगों की जैसे कि लोग मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, देखिए, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है, और जब तक अवेयरनेस लोगों के पास नहीं आएगी तो गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर लेगी, पार्लियामेंट से बैठ के वो आपके घर में अनाज दाल सब कुछ नहीं पहुंचा सकती। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बेसिक नेसेसिटीज़, बट जब आप अवेयर रहेंगे तब आप एडवांस नीड्स को भी आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ का अवेयरनेस क्रिएट करती है, लेकिन लोगों तक तो ये तभी पहुंचेगी जब लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे, लोगों के अंदर लिटरेसी रहे। तो इससे जो है बेसिक आइडिया इज़ दैट कि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ भी कर ले, आप तक ये बात पहुंचेगी ही नहीं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर कि आप जो है एजुकेटेड रहे, लिटरेट रहे और आप अवेयर रहे, ठीक है। अक्सर क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स एलोकेट किए हैं पॉलिसीज़ के लिए, लोगों को पता ही नहीं है कि ये पॉलिसी आई है। और जो ऑफिशियल्स होते हैं सोचते चलो भैया फंड को कोई लेने वाला तो आया नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं 10 करोड़ 100 करोड़। तो ऑफिशियल्स जो है ना इसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे बचना है, इससे बचना है। इट मीन्स दैट कि आपको अपना आपका ही पैसा है ये जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है टैक्स के रूप में, और वापस गवर्नमेंट के पास से आ रहा है। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको, अगर आपको आप चाहते हैं कि आप सही बेनिफिशियरी तक ये चीज़ पहुँचे। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा टैक्स कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है। क्या वो भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है या गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिशियल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो किसी फॉरेन की फंडिंग में चले जा रहा है या किसी के जेब भरने में चले जा रहा है, या किसी गरीब तक वो पहुँच पा रहा है? ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तब समझ पाएँगे जब आपको एजुकेशन मिलेगी, अवेयर आप रहोगे कि आपका टैक्स जो है वो कहाँ जा रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और बहुत से लोग तो है इसको यूटिलाइज़ भी नहीं करते। आपको आर्टिकल नंबर, आप राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, और ये जो आर्टिकल है आपके 2005 में अमेंड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कह रही हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। पता भी होता है तो उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में, इसके बारे में उनको पता नहीं होता। देखिए, आप पता है गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हैं कि आपने इस साल कितना पैसा पर्टिकुलर चीज़ के लिए खर्च किया। समझ लीजिए G20 की कॉन्फ्रेंस थी, तो G20 पे गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, आप ये सवाल उससे पूछ सकते हैं। आप गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर कितने ट्रिप्स जो है प्रधानमंत्री हमारे कितने ट्रिप्स कर चुके हैं। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं जो पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक पब्लिक एरिया से कंसर्न है। आप ऐसा कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और इनफैक्ट जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, ये फ्री में ये सवाल पूछ सकते हैं। और जो अमीर लोग हैं, अमीर इन द सेंस दैट अबव पॉवर्टी लाइन, दे कैन आस्क द क्वेश्चन विद इन 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की आप फीस पेमेंट करके राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। और दीज आर द फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। जब लोगों को अपने बेसिक सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स नहीं पता, तो ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स लोगों को कैसे पता रहेगा। तो जब आप अवेयर रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, एक विजिलियंट सिटीजन रहेंगे, तभी तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एक्सेस टू जस्टिस भी एक राइट है आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज
एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर इंसान चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, स्टेटस या प्लेस ऑफ बर्थ का हो, वो लॉ के सामने इक्वल है। तभी तो आप देखते हैं कि एक जो पुतला होता है जिसके आंखों पे पट्टी होती है, इट मीन्स दैट कि कानून अंधा है एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्स और क्रीड। सिमिलरली इम्पार्शियल एंड स्पीडी जस्टिस भी हर इंसान का राइट है, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था आर्टिकल 19 के अंदर, ये आपको दिया गया है एक प्रोविजन के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आपको इम्पार्शियल और स्पीडी जस्टिस का राइट दिया गया है। आर्टिकल 14 के अंदर आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है और आर्टिकल 39 के अंदर आपको फ्री लीगल एड दिया गया है। तो एक्सेस टू जस्टिस इज ऑल्सो समथिंग विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू, क्योंकि देखिए अगर आपके साथ न्याय नहीं होगा तो आपको चाहे कितना भी फ्रीडम मिल जाए, आप एम्पावर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा लीगल एड क्लिनिक और लोक अदालत भी जो है इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें लोग जो है जस्टिस पा सकते हैं बिना किसी पैसे के, ठीक है, बिना किसी सॉर्ट ऑफ यू कैन से आपको कोई भी तरीके का लॉयर को जो फीस पे करनी पड़ती है उसे आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली इम्पार्टिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग, लोगों को स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना जीवन रोजगार जो है कमा सके, और इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करते रहती है। वैसे ये प्रोग्राम है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। तो आप अपना खुद का अभी गवर्नमेंट एमएसएमई पे फोकस कर रही है, दैट इज़ मीडियम एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। तो दीज आर द थिंग्स जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 140 करोड़ की आबादी हो गई है, कब तक गवर्नमेंट से जॉब मांगते रहोगे। गवर्नमेंट के पास जॉब क्रिएट करने के लिए भी तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप जो है गवर्नमेंट से जॉब मत मांगिए, आप अपने पैरों पे खड़े होइए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, गवर्नमेंट इज रेडी टू सपोर्ट यू, ठीक है, थ्रू एमएसएमई, थ्रू स्मॉल there are lot of schemes which have been provided by government for small manufacturers, ठीक है। तो इनको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपको जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगी तो आप कैसे जो है इस चीज़ों को चालू करेंगे। देर आर सम सर्विसेज लाइक फूड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर जो लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, और ये अगर आपको नहीं मिला तो ये आप बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव हो जाएंगे, और ये सब आपको आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है कि आपको राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू शेल्टर है। तो ये दीज आर द कॉमन थिंग्स विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू यू, विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्टेट्स। तो जैसे कि जब आपकी हंगर ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तभी तो तब तक आप दूसरी चीज़ों के बारे में कैसे सोचेंगे। तो हंगर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फूड के सेक्टर में मिड डे मील का काम हो रहा है, उसके अलावा भलबड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, और इसके अलावा पीडीएस सिस्टम आपको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों को 1 रुपये में चावल दाल आई थिंक दे प्रोवाइड देम, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, द सर्व शिक्षा अभियान हो गया, शिक्षा सहयोग योजना हो गया, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हो गया, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बेसिक आइडियाज है। मनरेगा हो गया, राइट टू वर्क के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो देयर आर n number of schemes, there are n number of schemes, but the point is that these schemes are not accessible to the people just because of their lack of awareness. therefore सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया कि एम्पावर करना है लोगों को, तो क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तो लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं रहेंगे। फिर इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर जस्टिस चाहिए, फिर स्किल्स एंड ट्रेनिंग चाहिए, और फिर बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इस मैनर में जो है डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हमने देखा किस में आ चुका है, ऑलरेडी हम जब डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको कहा था हम डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप आज अगर खड़े हैं और आज अगर आप अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फ्रीली क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर नहीं कर पा रहे तो आप फ्री नहीं हैं, ठीक है। आप को ये राइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ भी लॉन्च करे आप उसको पूरे हक से क्रिटिसाइज करें, और यही असली फ्रीडम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल। इसमें जो भी पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है उसे गवर्नमेंट सुनेगी 15 डेज़ के अंदर। एक और फिलोसफी है जो लीगल फिलोसफी पे चलता है कोर्ट, वो ये है ऑडी अल्टरम पार्टम। एक कोर्ट है, इट मीन्स दैट कि लेट द अदर पार्टी बी हर्ड।
जैसे कि आपने देखा है कोर्ट में अगर कोई इंसान के खिलाफ सारे सबूत आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी कोर्ट क्या कहता है कि जो पर्सन कन्विक्टेड है क्राइम के लिए, उससे पूछा जाता है कि आपका क्या कहना है, ठीक है, चाहे इन पूरा हर चीज़ प्रूफ हो चुकी है, बट ही और शी वुड बी गिवन द राइट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड हिम और हर सेल्फ, ठीक है, तो दैट इज़ द राइट। तो लीगल फिलोसफी में जस्टिस जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपने दोनों की बातें, दोनों पक्ष विपक्ष की बातों को सुनकर एक निरपेक्ष जो है तरीके से आपने जो है फैसला नहीं लिया हो, तो जस्टिस इज नॉट कंप्लीट टिल देन। तो दिस हैज टू बी डन इन लीगल स्फेयर ऑल्सो एंड सोशल स्फेयर ऑल्सो। सोशल इंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान किसी भी क्लास, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता हो, डेमोक्रेसी में उसका राइट है कि वो अपने आप को मतलब पार्ट ले सकता है और डेवलपमेंट के लिए जो है वो पार्ट ले सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो सोशल इंक्लूजन के लिए काम किया जाता है, और सोसाइटी में किसी को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना काम करता हो। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज अ बेसिक प्रिंसिपल। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में इसको आपको मिल जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। हर इंसान इक्वल होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी में प्रोग्रेसिवली कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। One of the most important feature is the decentralization of power. So it is not only about decentralization of political power, जैसे कि हमने देखा था कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो। अब डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, आपने सुना होगा G2C, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था गुड गवर्नेंस के अंदर। आपने पढ़ा है कि नहीं मुझसे वो मुझे नहीं पता, बट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज़। मैंने आपको कहा था जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई लॉ पास हो तो मैं डायरेक्ट घर पे बैठ के वोटिंग करूँगी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी लॉ पास हो। आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है आजकल, आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है ना केवल पोल्स कंडक्ट करती है, नॉट ओनली दिस, द गवर्नमेंट लोगों का रिस्पॉन्स कलेक्ट करती है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है फोकस करती है कि सिटीज़न क्या चाहते हैं। सिटीज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है, और जो मिडल मैन वाली पॉलिसी होती थी ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो बीच में काम है उसको हटा के गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट सिटीजन से कनेक्ट हो। अब आप देखेंगे डिजी लॉकर है, आप सारा काम डिजी लॉकर से ऑनलाइन कर सकते हो। आपको कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है या गवर्नमेंट को कुछ अपील फाइल करनी है, आप CM हेल्पलाइन, PM हेल्पलाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी तरीके की कंप्लेन है, EFIR आप फाइल कर सकते हो। तो ये डिजिटल गवर्नेंस, नया तरीके के जो आइडियाज़ आ रहे हैं, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नाउ हाउ विल यू इवेल्युएट कि एक पर्सन एम्पावर्ड है या नहीं, तो मिल एंड कैम्पबेल के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, 10 प्रिंसिपल्स है, जिसके बेसिस पे वो एम्पावरमेंट को इवेल्युएट करते हैं, और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड ये कुछ 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। So there are some measures, around 10 measures which has been prescribed by Miller and Campbell, जिससे आप समझ सकते हैं कि empowerment है या नहीं। तो फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। देखिए डेमोक्रेसी का मैं अगेन मतलब कह रही हूँ, लोगों को लगता है कि 5 साल में जाके एक बार वोट दे देना है किसी भी पार्टी को और सो जाना है आराम से, ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट इट इज़ ऑल्सो द राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो द राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, right to go and appeal government to repeal a law जो against है government, against है the citizens of the country। तो democratic participation is all about that, ठीक है। सेकंड है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी कि किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए लोगों के लिए, और गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम लोग जो है काम नहीं करेंगे तो आप कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट मतलब पीपल हैज़ द राइट टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ जब भी ज़रूरत हो, और इन्फॉर्मेशन भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ इन्फॉर्मेशन भी सिटीजन जो है यूज़ कर सकता है। कम्युनिटी ओनरशिप भी एक राइट है, यानी लोग जो है सब साथ में आते हैं, सिविल सोसाइटी फॉर्म करते हैं, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब चलाते हैं, और ये सब जो चलाते हैं बेसिकली इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको जो है परमिशन भी देनी चाहिए, और गवर्नमेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। सेकेंडली कैपेसिटी बिल्डिंग,
लोगों के अंदर कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, यानी लोगों के अंदर आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने लिवलाइहुड को अर्न कर सके। दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनको तैयार करना ये उनका काम है। इलेक्ट्रिशियन का वर्क सिखाना, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाना। आजकल आपने देखा होगा देयर वाज अ कोर्स विच हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली, जिसमें जो है कंप्यूटर्स की जो शिक्षा है, लाइक डिजिटल एम्पावरमेंट करने के लिए रूरल एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि वो लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकें। बट द पॉइंट इज़ दैट द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। जब आप ये सब चीज़ें सीख लोगे तो आप जो है किसी भी जगह पे क्या हो जाओगे, एक जॉब के लिए आप जो है मतलब आपके लिए कुछ स्किल्स होनी चाहिए ना। आजकल जो है स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जॉब्स की कमी नहीं है। सी देयर इज़ अ there is a common conception among Indians and the youth also कि there is a lack of job opportunities. What is lacking is that कि आपके अंदर skill based education की कमी है, ठीक है। तो jobs बहुत है, ठीक है। There are various MNCs and there are various Indian companies also which are ready to provide you with the job opportunities, but you must have those skills within you जिससे आपको वो hire करें, ठीक है। So that is also one of the concept. नाउ टॉकिंग अबाउट, बट वो काम भी गवर्नमेंट का ही है, बिकॉज गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम लोग जो है आपका काम है स्किल सीखना, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ टू इम्पार्ट दो स्किल्स टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट यानी जहाँ भी आप आ रहे हो, जिस भी लेवल ऑफ सोसाइटी से आ रहे हो, आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कम्युनिटी नॉलेज यानी अवेयरनेस लोगों तक फैलना चाहिए थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा। अब जैसे कि बताया जा रहा है एग्जांपल कि दिल्ली में अगर डेंगू फैल जाता है, तो व्हाट हैपन इज़ दैट ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू, गवर्नमेंट इशूज़ द ऑर्डर कि आप लोग क्या करिए, हॉस्पिटल्स को कहती है कि आप बेड्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दीजिए। तो दिस इज़ द कम्युनिटी नॉलेज एंड लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि व्हेन द पर्सन इज़ बॉर्न, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो उसे जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाती है गवर्नमेंट कि आप जो है आइए और वैक्सीन लगवाइए। गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन तो लगा देगी, लेकिन आपके घर पे आके तो वैक्सीन नहीं लगाएगी। घर पे आके भी लगाई जाती है आंगनवाड़ी के थ्रू, बट देन यू शुड बी अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ये कम्युनिटी नॉलेज जो है इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी अवेयरनेस कितनी है। सेकेंडली इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी ज़्यादातर लोग जो है बेसिकली प्रोग्राम, जो वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अगर बनाई गई, ठीक है, और उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया, इट वुड ऑलवेज बेनिफिट ओनली दोज पीपल who are just the who are not the actual and the real beneficiary। जिसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए उसका फ़ायदा अक्सर क्या होता है, दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो इट हैपन्स इन इंडिया ऑल्सो। वन मोर थिंग इंक्लूजन का ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 25% रिजर्वेशन EWS सेक्शन को दिया गया है। उसके अलावा इंदिरा आवास योजना के अंदर देखिए ऐसा हुआ था कि घर जो है, जो पुअर पीपल है उनको छोटा सा जो है घर प्रोवाइड किया गया था। तो ये जो फ़ायदे हैं अक्सर क्या करते हैं, जो रिच एंड पावरफुल होते हैं, दे ट्राई टू एक्योर द बेनिफिट्स इन स्कीम। उनको तो सब पता होता है, सो दे ट्राई टू एक्योर दी स्कीम्स, भले वो उनके लिए बेनिफिशियरी, मतलब वो उसके रियल बेनिफिशियरी हो या नहीं हो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये सब स्कीम्स को खुद के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं और फ़ायदा कोई और, किसी और के लिए बनाई गई थी स्कीम्स, फ़ायदा कोई और उठा लेता है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड द कॉज इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट, द कॉज इज़ द सिटीजन्स। क्योंकि अभी जो जनरेशन ऑफ सिटीजन आ रही है, अगर आप विजिलेंट नहीं रहेंगे, आप अगर आपको पता नहीं रहेगा, आप अवेयर नहीं रहेंगे, देन इट इज़ योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल द थिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्वराज का जो आइडिया है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के बाय एंड हैप्पी लर्निंग।